तो दोस्तों फाइनली फाइव नाइट्स एट फ्राइडे 3 जो कि हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाली है 2027 तक ही हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ तक कि 2026 के एंड तक, वरना 27 तक तो ये कंफर्म हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक हॉरर मूवी है जैसा कि आप सभी को पता है और इसी कैरेक्टर पर बेस है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी सीरीज़ के बारे में, इस फ्रेंचाइजी की अपकमिंग मूवी के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। स्कॉट कॉथन द्वारा निर्मित वीडियो गेम श्रृंखला फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज पर आधारित 2025 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है और ये 2023 की फिल्म रूपांतरण की अगली कड़ी है। फिल्म का निर्देशन एम्मा टैमी ने किया था और इसे कॉथन ने लिखा था। जॉश हचरसन, एलिजाबेथ लेल, पाइपर रूबियो और मैथ्यू लिलर्ड ने पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाएं दोहराईं, जबकि मैकेना ग्रेस, वेन नाइट और स्कीट उलरिच कलाकारों में शामिल हुए। पिछली फिल्म के 1.5 साल बाद की कहानी में एबी श्मिट रूबियो को मैरियनेट द्वारा हेरफेर किया जाता है, जो मूल फ्रेडी फाज़बियर पिज़्ज़ा का एक एनिमेट्रॉनिक है और अपने माता पिता से बदला लेने की साजिश रचता है। कॉथन ने अगस्त 2018 में कहा था कि अगर पहली फिल्म सफल होती है तो सीरीज के दूसरे गेम की घटनाओं पर आधारित फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की दूसरी फिल्म बन सकती है। हचरसन ने जनवरी 2024 में सीक्वल के निर्माण की घोषणा की और ब्लमहाउस प्रोडक्शंस ने 3 महीने बाद इसकी पुष्टि की। फिल्म की शूटिंग नवंबर 2024 में शुरू हुई और फरवरी 2025 में न्यू ऑरलियंस और आसपास के इलाकों में समाप्त हुई। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 का प्रीमियर 2 दिसंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ और इसे 5 दिसंबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने 36-51 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 240 मिलियन डॉलर की कमाई की, लेकिन इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कथानक 1982 में पहले फ्रेडी फाज़बियर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में शार्लोट एमिली ने इसके सह संस्थापक विलियम एफ्टन को एक लड़के को मारने के लिए पिछले कमरों में ले जाते हुए देखा। पास में मौजूद माता पिता ने उसकी मदद की गुहार अनसुनी कर दी, इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त विलियम की बेटी वेनेसा के विरोध के बावजूद खुद ही लड़के को बचाया। विलियम ने शार्लोट को चाकू मारकर मार डाला। वो मंच पर बने एक गुप्त दरवाजे से नीचे गिर गई और मैरियनेट एनिमेट्रॉनिक ने उसे पकड़ लिया। इस घटना को दबा दिया गया और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद फ्रेडी फाज़बियर फ्रेंचाइजी का एक और रेस्टोरेंट खुला, जहां विलियम ने 5 और बच्चों की हत्या कर दी। 2002 में विलियम की हत्या उसके पीड़ितों की आत्माओं द्वारा फ्रेंचाइजी स्थल पर किए जाने के 2 साल बाद हत्याओं की कहानियों से प्रेरित होकर फैज़ फेस्ट नामक एक हॉरर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। एबी को अपने भूतिया दोस्तों की बहुत याद आती है और वो बार बार अपने बड़े भाई माइक से उन एनिमेट्रॉनिक्स को ठीक करने के लिए कहती है जिनमें वे रहते थे। माइक का मानना है कि आत्माएं खतरनाक हैं और कहीं और चली गई हैं, इसलिए वो बार बार बहाने बनाता है जब तक कि एबी खुद फ्रेंचाइजी स्थल पर वापस नहीं आ जाती। माइक उसे वहां पाता है, झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है और उसे फैज टॉकर नामक एक बोलने वाला खिलौना मिलता है। इस बीच वयस्क वेनेसा अपने पिता के अपराधों और दुर्व्यवहार के सदमे से जूझ रही है। भूत शिकारी लीसा, एलेक्स और रॉब सुरक्षा गार्ड माइकल के साथ मूल रेस्तरां का दौरा करते हैं। लीसा को एक संगीत बॉक्स मिलता है जिसे वो निष्क्रिय कर देती है, जिससे मैरियनेट जागृत हो जाती है, जिसमें शार्लोट की प्रतिशोधी आत्मा समाहित है। मैरियनेट लीसा पर कब्जा कर लेती है, रेस्तरां के टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को नियंत्रित करती है और एलेक्स और रॉब को मार देती है। एबी को फास्ट टॉकर पर टॉय चिका का संदेश मिलता है, जिसे वो अपने दोस्त की आत्मा से ग्रसित चिका समझती है, जो उसी रेस्तरां में काम करती थी। वो मूल स्थान पर जाती है, जहां टॉय चिका उसे स्कूल के विज्ञान मेले के लिए एक रोबोट बनाने में मदद करती है। ये जानकर वेनेसा एबी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन माइक उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे शार्लोट की हत्या और उससे वेनेसा के संबंध के बारे में पता चल चुका है। वेनेसा मूल रेस्टोरेंट जाती है, वहां उसे पता चलता है कि मैरियोनेट जाग उठी है और लीसा नाम की एक प्रेतग्रस्त महिला उसे पकड़ लेती है। हालांकि एनिमेट्रॉनिक्स तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक उनके सुरक्षा तंत्र निष्क्रिय न हो जाएं।
इसी बीच एबी का विज्ञान प्रोजेक्ट उसके असहयोगी शिक्षक मिस्टर बर्ग द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। वो मूल रेस्टोरेंट लौटती है और टॉय चिका के अनुरोध पर सुरक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर देती है ताकि वो उसे अपना नया प्रोजेक्ट बना सके। शार्लोट के पिता हेनरी से मुलाकात के दौरान माइक को पता चलता है कि एबी स्कूल से लापता हो गई है। हेनरी द्वारा शार्लोट के लिए एक नया संगीत बॉक्स वहां छोड़ने के लिए दिए जाने पर माइक मूल रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ता है। एबी के स्कूल में टॉय चिका मिस्टर बर्ग की हत्या कर देती है। अन्य टॉय एनिमेट्रॉनिक्स माता पिता का शिकार करना शुरू कर देते हैं, जिनसे शार्लोट बदला लेना चाहती है क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की गुहार को अनसुना कर दिया था। माइक वेनेसा को आज़ाद कर देता है, जो टॉय एनिमेट्रॉनिक्स का पीछा करती है, जबकि माइक मूल रेस्टोरेंट में रहकर दूर से ही उन पर नजर रखता है और विथर्ड प्रोटोटाइप एनिमेट्रॉनिक्स से लड़ता है। मैरियनेट लीसा के शव को छोड़कर टॉय चिका के अंदर छिप जाती है और एबी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये महसूस करते हुए कि उनकी संख्या कम है, माइक फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट में लौटता है और शरीर में प्रवेश कर चुके एनिमेट्रॉनिक्स से एबी की मदद करने की गुहार लगाता है। माइक और वेनेसा माइक के घर लौटते हैं, जहां वो म्यूजिक बॉक्स का इस्तेमाल करके मैरियनेट को सुला देता है और एबी को आज़ाद कर देता है। उन्हें टॉय एनिमेट्रॉनिक्स और वेनेसा के भाई माइकल ने घेर लिया है, जो विलियम की हत्याओं को जारी रखना चाहता है। वो टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को उन्हें मारने का आदेश देता है, लेकिन प्रेतवाधित एनिमेट्रॉनिक्स आते हैं और टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को नष्ट कर देते हैं, इससे पहले कि उनके सुरक्षा तंत्र उन्हें बंद कर दें। माइकल भाग जाता है। प्रेतवाधित एनिमेट्रॉनिक्स परलोक में प्रवेश करते हैं, चेतावनी देते हुए कि वे अब उसे रोक नहीं पाएंगे। माइक एबी के साथ चला जाता है, वेनेसा से कहता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि अब उसे उस पर भरोसा नहीं है। अकेली वेनेसा पर मैरियनेट का कब्जा हो जाता है। फ्रेंचाइज लोकेशन पर विलियम के शरीर वाला एनिमेट्रॉनिक सूट मिलता है और सक्रिय हो जाता है। ढालना जोश हचरसन और एलिजाबेथ लेल माइक श्मिट और वेनेसा शेली के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं, जबकि फ्रेडी कार्टर माइकल एफ्टन की भूमिका निभाते हैं। जोश हचरसन ने माइक श्मिट का किरदार निभाया है, जो फ्रेडी फास्बियर पिज़्ज़ा में पूर्व सुरक्षा गार्ड थे। एलिजाबेथ लेल ने वेनेसा शेली की भूमिका निभाई है, जो एक स्थानीय पुलिस अधिकारी और विलियम एफ्टन की बेटी है। मिरियम स्पम्पकिन 1980 के दशक में फिल्माए गए दृश्यों के दौरान युवा वेनेसा की भूमिका निभाती हैं। पाइपर रूबियो ने माइक की छोटी बहन एबी श्मिट का किरदार निभाया है। फ्रेडी कार्टर ने माइकल एफ्टन का किरदार निभाया है, जो फ्रेडी के रेस्टोरेंट में सुरक्षा गार्ड है, वेनेसा का भाई और विलियम का बेटा है। माइक के पूर्व सहकर्मी जेरेमिया के रूप में थियोडस क्रेन। वेन नाइट ने एबी के मिडिल स्कूल के विज्ञान शिक्षक श्री बर्ग की भूमिका निभाई है। तेओ ब्रियॉन्स ने एलेक्स का किरदार निभाया है, जो अलौकिक गतिविधियों का खोजी है। मैकेना ग्रेस ने लीसा का किरदार निभाया है, जो अलौकिक गतिविधियों की खोज करने वाली है। स्कीट उल्रिच ने हेनरी एमिली की भूमिका निभाई है, जो शार्लोट एमिली के पिता और विलियम एफ्टन के व्यापारिक साझेदार थे। मैथ्यू लिलार्ड ने विलियम एफ्टन का किरदार निभाया है, जो एक सीरियल किलर, फ्रेडी फास्बियर पिज़्ज़ा का संस्थापक और वेनेसा का पिता है। कैलन गोफ ने टॉय फ्रेडी को अपनी आवाज़ दी है। गोफ ने फास्ट फेस्ट में एक प्रतिभागी की भूमिका भी निभाई है और फॉक्सी के लिए स्केटिंग भी की है। टॉय चिका की आवाज़ के रूप में मेगन फॉक्स, टॉय बोनी की आवाज़ मैथ्यू मैट पैट पैट्रिक ने दी है। पैट्रिक ने इससे पहले पहली फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। ऑड्रे लिन मैरी ने शार्लोट एमिली की भूमिका निभाई है, जो हेनरी एमिली की दिवंगत पुत्री हैं और जिनके पास कठपुतली है। डेविड एंड्रयू कैलविलो ने रॉब की भूमिका निभाई है, जो अलौकिक गतिविधियों का खोजी है। ग्रांट फीली ने उस मृत लड़के की भूमिका निभाई है जिसकी आत्मा गोल्डन फ्रेडी के शरीर में समा गई है। उत्पादन विकास, मैथ्यू लिलार्ड की एक तस्वीर, स्कीट उल्ड्रिच की एक तस्वीर। मैथ्यू लिलार्ड ने विलियम एफ्टन के रूप में वापसी की, जबकि स्कीट उल्ड्रिच, जिन्होंने पहले लिलार्ड के साथ स्क्रीम में अभिनय किया था, को हेनरी एमिली के रूप में कास्ट किया गया। अगस्त 2018 में स्कॉट कॉथन ने कहा कि अगर पहली फिल्म सफल होती है तो दूसरी फिल्म बन सकती है, जो दूसरे गेम की घटनाओं पर आधारित होगी। जनवरी 2024 में पिछली फिल्म में माइक श्मिट की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जोश हचरसन ने खुलासा किया कि सीक्वल पर काम चल रहा है।
अप्रैल 2024 में जेसन ब्लम के ब्लमहाउस प्रोडक्शंस ने आधिकारिक तौर पर सीक्वल की पुष्टि की और ये भी कि जिम हेंसन की क्रिएचर शॉप फिल्म के लिए एनिमेट्रॉनिक्स डिजाइन करने के लिए वापस आएगी। अक्टूबर 2024 में हचरसन, एलिजाबेथ लेल, पाइपर रूबियो और मैथ्यू लिलार्ड ने अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने की पुष्टि की, जिनमें से बाद वाले ने स्टूडियो के साथ 3 फिल्मों का सौदा किया था। अप्रैल 2025 में वेन नाइट, मैकेना ग्रेस और टेओ ब्रियॉन्स अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। स्कीट उल्रिच, जिन्होंने पहले स्क्रीम 1996 में लिलर्ड के साथ अभिनय किया था, बाद में एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। 10 अक्टूबर 2025 को केलन गॉफ, मेगन फॉक्स और मैथ्यू पैट्रिक को एनिमेट्रॉनिक्स की आवाज़ों के रूप में घोषित किया गया। लिखना स्कॉट कॉथन, जिन्होंने सेठ कडडेबैक और एमा टैमी के साथ पहली फिल्म की सहलेखन किया था, मुख्य पटकथा लेखक के रूप में वापस लौटे। मैथ्यू लिलर्ड ने कहा कि निर्माण दल ने पहली फिल्म से प्रशंसकों की प्रतिक्रिया पर ध्यानपूर्वक विचार किया था, जिससे संकेत मिलता है कि फिल्म में अधिक एक्शन और डरावने दृश्य के साथ साथ एक जोरदार कहानी भी शामिल हो सकती है। ब्लम के अनुसार सीक्वल की पटकथा के लिए केवल 4 या 5 मसौदों की आवश्यकता थी, जबकि पहली फिल्म के लिए लगभग 14 मसौदे थे। टैमी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फिल्म प्रशंसकों की चाहत पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष और अप्रत्याशित होगी, जिसमें कई ईस्टर एग्स और संदर्भों का संकेत दिया गया है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि सामान्य दर्शक भी फिल्म को समझ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, भले ही वे सभी परतों को न समझें। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2024 के अंत में शुरू होने की उम्मीद थी। 17 अक्टूबर को न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में मैथ्यू लिलार्ड ने कहा कि फिल्मांकन 10 दिनों में शुरू होगा, जिससे फिल्मांकन की तारीख विशेष रूप से 27 अक्टूबर तय हो गई। फिल्मांकन नवंबर 2024 तक शुरू हुआ और फरवरी 2025 में समाप्त हुआ, जिसमें लिन मॉनक्रिफ ने छायाकार के रूप में काम किया। मुक्त करना, इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप संपादन अनुरोध करके इसमें सहयोग कर सकते हैं। दिसंबर 2025। अगस्त 2025 में दूसरी फिल्म के प्रचार के लिए यूनिवर्सल के हैलोवीन हॉरर नाइट्स में पहली फिल्म पर आधारित एक आकर्षण जोड़ा गया। इसी समय के आसपास फैंटा के साथ एक सीमित समय का प्रमोशनल ऑफर जारी किया गया। 17 नवंबर को पोपियस ने फिल्म के लिए एक प्रमोशनल मील जारी किया। जनवरी 2025 में कुछ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गईं। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 का प्रीमियर 2 दिसंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ और इसे 5 दिसंबर को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। ये फिल्म 23 दिसंबर 2025 को डिजिटल रूप में और 17 फरवरी को 4K अल्ट्रा HD, ब्लू-रे और DVD पर रिलीज हुई। स्वागत बॉक्स ऑफिस 11 फरवरी 2026 तक फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $127.7 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $111.9 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई $239.6 मिलियन हो गई है। इसका निर्माण 36 टॉस में $51 मिलियन के बजट पर किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई। इसने अपने पहले दिन $24.5 मिलियन कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन में $7.2 मिलियन शामिल थे। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $64 मिलियन की कमाई की और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $19.4 मिलियन की कमाई की, जो -59.7% की गिरावट के साथ दूसरे स्थान पर रही, और बाद में अपने तीसरे सप्ताहांत में $7.7 मिलियन की कमाई की, जो -60.5% की गिरावट के साथ छठे स्थान पर आ गई। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने माना कि यह अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी थी, लेकिन कहानी कहने और डरावने दृश्यों दोनों में असफल रही। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 129 आलोचकों की समीक्षाओं में से 16% सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 3.8/10 है। वेबसाइट का निष्कर्ष है,
पहले से ही भद्दी मूल फिल्म से एक कदम नीचे, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 एक खराब एनिमेट्रॉनिक की तरह ही बेढंगे तरीके से आगे बढ़ती है। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 24 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 26 अंक दिए, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म नो A+ से F के पैमाने पर औसतन B ग्रेड दिया, जो पहली फिल्म के A- ग्रेड से कम है। एसोसिएटेड प्रेस के लिए अपनी समीक्षा में मार्क कैनेडी ने फिल्म को 4 में से 0 सितारे दिए। इसे एक असंगत गड़बड़ बताते हुए इसकी आलोचना की, जिसमें एक आफ्टर स्कूल स्पेशल जैसा माहौल है जिसमें कोई वास्तविक हॉरर नहीं है और ना ही इस बात की कोई जागरूकता है कि इसमें हॉरर होना चाहिए। एवी क्लब ने इससे भी कड़ी आलोचना करते हुए फिल्म की गति, प्रस्तुति और हॉरर तत्वों को इसके जटिल मिथक के साथ संतुलित करने में कठिनाई का हवाला दिया और अंततः इसे एक निराशाजनक सीक्वल बताया जो अपने दम पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है। एक नकारात्मक समीक्षा में नेक्स्ट बेस्ट पिक्चर के कोडी डेरिक्स ने फिल्म की पटकथा, कहानी कहने के तरीके और प्रशंसक संतुष्टि पर निर्भरता की आलोचना करते हुए इसे शायद साल की सबसे खराब फिल्म कहा और कहा कि इसमें एनिमेट्रॉनिक्स के अलावा कुछ भी मूल्यवान नहीं है। अंततः उन्होंने सीक्वल को 10 में से 1 अंक दिया। लॉस एंजलिस टाइम्स के गैरी गोल्डस्टीन ने फिल्म की आलोचना करते हुए इसे हास्यास्पद रूप से घटिया और बेवकूफ़ी भरा सीक्वल बताया और तर्क दिया कि इसकी पटकथा, संवाद, गति और तनाव की कमी इसे पहली फिल्म से हीन बनाती है। उन्होंने दृश्यों को रोमांचहीन, अभिनय को घटिया और एनिमेट्रॉनिक्स को अक्सर बेवकूफ़ी भरा और शक्तिहीन बताया और निष्कर्ष निकाला कि सीक्वल केवल कट्टर प्रशंसकों के लिए ही उपयुक्त है। NME के जेम्स मोटराम ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार देते हुए इसे एक बेस्वाद और निराशाजनक सीक्वल बताया, जिसमें मौलिकता, डरावने दृश्य और हास्य की कमी है। उन्होंने इसके कथानक के विस्तार की आलोचना की और इसे 2025 की सबसे खराब फिल्मों में से एक बताया। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म के पिछले भाग की तुलना में बेहतर दृश्यों और परिष्कृत निर्माण मूल्यों को स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि इसके उपकथाओं की अधिकता और फ्रेंचाइजी के कथानक पर अत्यधिक निर्भरता आम दर्शकों को दूर कर सकती है। द गार्जियन के लिए अपनी समीक्षा में जेसी हेसेंजर ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को वर्ष की सबसे खराब फिल्मों में से एक बताया और इसे अयोग्य गेम आधारित हॉरर कहा। द डेली बीस्ट के निक शैगर ने फिल्म को अब तक की सबसे खराब वीडियो गेम फिल्मों में से एक कहा, इसकी पटकथा की आलोचना करते हुए और इसे डर से रहित बेतुका बताया जो मूल फिल्म पर आधारित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सीक्वल जंप स्केयर, कमजोर पात्रों और असंगत पौराणिक कथाओं पर निर्भर था और निष्कर्ष निकाला कि ये डरावना या आकर्षक होने का कोई प्रयास नहीं करता है। फ्रैंक शेक द्वारा हॉलीवुड रिपोर्टर की समीक्षा में फिल्म को एक ऐसे सीक्वल के रूप में वर्णित किया गया जिसने काफी हद तक अपने पूर्ववर्ती को दोहराया। द फिल्म वर्डिक्ट के अलोंसो डुराल्डे ने फिल्म को नीरस और अक्षम सीक्वल कहा और इसके जंप स्केयर, किरदारों के फैसलों और जिसे उन्होंने बेहद मूर्खतापूर्ण पटकथा बताया पर इसकी निर्भरता की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि सीक्वल गेम के प्रशंसकों से परे अपनी अपील बढ़ाने में विफल रहा और झटकेदार टिमटिमाते रोबोटों के अलावा कुछ भी पेश करने का प्रयास नहीं करता। स्क्रीन डेली के टिम ग्रियर्सन ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा करते हुए तर्क दिया कि जिम हेंसन के क्रिएचर शॉप के प्रभावशाली एनिमेट्रॉनिक काम के बावजूद सीक्वल अपने पूर्ववर्ती की तरह ही निर्जीव था, जिसमें डरावने दृश्य, तनाव और कथात्मक सामंजस्य की कमी थी। उन्होंने फिल्म के जंप स्केयर, किरदारों के विकास और दृश्यों पर निर्भरता की आलोचना करते हुए निष्कर्ष निकाला कि सीक्वल कभी भी अपनी रूढ़िवादिता से मुक्त नहीं हो पाता। स्क्रीन रेंट पर अपनी समीक्षा में एलेक्स हैरिसन ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को 10 में से 3 रेटिंग दी। उन्होंने फिल्म की उच्च उत्पादन गुणवत्ता और महत्वाकांक्षी कहानी के बावजूद इसे गड़बड़ बताया। एम्पायर के इयान फ्रीर ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे एक कमजोर सीक्वल बताया। उन्होंने एनिमेट्रॉनिक्स, जंप स्केयर पर अत्यधिक निर्भरता और लेखन एवं अभिनय की आलोचना की। वल्चर के बिल्गे एबिरी ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा करते हुए इसे एक निराशाजनक और भ्रमित सीक्वल बताया
और इसके माहौल की आलोचना करते हुए मैरियनेट के परिचय को उबाऊ कहा। साथ ही ये निष्कर्ष निकाला कि युवा प्रशंसकों को बेहतर मिलना चाहिए। पॉलीगॉन की पेट्राना राडुलोविक ने फिल्म की कहानी कहने के तरीके और गेम के ज्ञान पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना करते हुए कहा कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 अपनी ही कहानी में खो जाती है और नए दर्शकों को उपेक्षित महसूस कराती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बीट्रिस लोएजा ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 की समीक्षा में इसे थोड़ा बड़ा और बुरा सीक्वल बताया, जो अभी भी सुस्त गति और नीरस संवादों से जूझ रहा है। हालांकि इसमें अधिक जटिल सेट पीस और कुछ दमदार हत्या के दृश्य हैं, फिल्म अपने सिग्नेचर एनिमेट्रॉनिक्स की तरह ही नीरस और घिसी-पिटी बनी हुई है, अंततः अतिरंजित और तनावहीन है। फिल्म की समीक्षा भी नकारात्मक रही और उसने सीक्वल को 10 में से 4 अंक दिए। समीक्षा में व्यवहारिक एनिमेट्रॉनिक प्रभावों और मूल गेम की याद दिलाने वाले कुछ सफल तनावपूर्ण क्षणों की प्रशंसा की गई, लेकिन पटकथा की आलोचना की गई। गेम्स रेडार प्लस की मेगन गारसाइड ने फिल्म के उन्नत एनिमेट्रॉनिक्स और कुछ डरावने दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन इसकी भ्रामक और उलझी हुई कहानी, चरित्र विकास की आलोचना की और महसूस किया कि मैथ्यू लिलर्ड और स्कीट उलरिच जैसे अभिनेताओं का कम उपयोग किया गया था। ओरिजिनल सिन के जिम स्लोटेक ने फिल्म को C+ रेटिंग देते हुए कहा कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 अव्यवस्थित और दिशाहीन है, लेकिन प्रशंसकों पर केंद्रित सीक्वल के रूप में काम करती है जो अंदरूनी चुटकुलों, संदर्भों और ऊर्जावान एनिमेट्रॉनिक अराजकता से भरपूर है। कोलाइडर पर एडन केली की समीक्षा ने एनिमेट्रॉनिक्स और व्यवहारिक प्रभावों में सुधार को उजागर किया, लेकिन चरित्र विकास की आलोचना की। सकारात्मक समीक्षा में RogerEbert.com के साइमन एब्राम्स ने फिल्म को 4 में से 3 सितारे दिए। इसकी कहानी, दृश्य और हॉरर एडवेंचर टोन की प्रशंसा की। कॉमन सेंस मीडिया ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया। इसे बेहद खराब, अतार्किक और न देखने योग्य हॉरर सीक्वल बताया। दिसंबर 2025 में ओवेन ग्लीबरमैन और पीटर डेब्रूज द्वारा 2025 की सबसे खराब फिल्मों की वैरायटी सूची में फिल्म को दूसरा स्थान दिया गया था। एम्मा टैमी, जन्म 26 फरवरी 1982, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। वह हॉरर फिल्मों फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2023 और इसके सीक्वल फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 2025 के निर्देशन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन: टैमी का जन्म मिडिल टाउन, कनेक्टिकट में हुआ था और उनका पालन पोषण न्यूयॉर्क शहर में हुआ, जहां उनके माता पिता दोनों अभिनेता थे और उन्होंने वेस्लेयन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो अपने पिता टॉम टैमी के माध्यम से फिनिश मूल की हैं, जो 1949 में अपने परिवार के साथ एक बच्चे के रूप में फिनलैंड से संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। उन्होंने रॉबर्ट ऑल्टमैन के साथ इंटर्नशिप की। आजीविका: 2014 में टैमी ने एलेक्स कुलेन के साथ लंबी दूरी की दौड़ पर आधारित वृत्तचित्र फेयर चेस का सह निर्देशन किया। 2016 में उन्होंने हेनरी जैकबसेन के साथ इलेक्शन डे लेंस अक्रॉस अमेरिका का सह निर्देशन किया, जिसे उन्होंने अपनी पहली हॉरर फिल्म बताया। जनवरी 2017 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में निर्माता क्रिस एलेंडर, जिन्होंने फेयर चेस का भी निर्माण किया था, ने टैमी से संपर्क किया और उन्हें एक पटकथा दी जो अंततः द विंड बनी, जो उनकी एकल फीचर फिल्म की पहली फिल्म थी। द विंड का प्रीमियर 2018 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे अधिकतर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। वैरायटी ने इसे बेहद आशाजनक पहली फिल्म कहा और RogerEbert.com ने टैमी को प्रशंसनीय रूप से निर्भीक बताया। हालांकि कुछ आलोचकों ने कथा को कमजोर पाया। 2010 में जेसन ब्लम ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज वीडियो गेम श्रृंखला के फिल्म रूपांतरण के निर्देशन के लिए टैमी से संपर्क किया। उन्होंने इससे पहले ये गेम नहीं खेले थे। उसी वर्ष अक्टूबर में वैरायटी ने टैमी की भागीदारी की घोषणा की। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज का प्रीमियर 2023 में हुआ और प्रशंसकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $297 मिलियन की कमाई की। साथ ही ये ब्लमहाउस की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड फिल्म भी बन गई। ये इसे किसी महिला द्वारा निर्देशित अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनाती है। इसे मिलीजुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि कुछ आलोचकों ने टैमी के निर्देशन के कुछ पहलुओं की प्रशंसा की।
जिनमें रोजरएबर्ट.com ने कहा कि सबसे अच्छे हिस्से टैमी के भावपूर्ण विवरणों पर ध्यान देने को दर्शाते हैं। 2024 में फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 नामक सीक्वल की घोषणा की गई, जिसमें टैमी की वापसी हुई। फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई। स्कॉट ब्रैडन कॉथन, जन्म 4 जून 1978, एक अमेरिकी वीडियो गेम डेवलपर, लेखक और निर्माता हैं। उन्होंने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज नामक हॉरर वीडियो गेम श्रृंखला बनाई, जो बाद में एक मीडिया फ्रेंचाइजी में विकसित हुई। कॉथन ने पारिवारिक ईसाई वीडियो गेम विकसित करके अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें इसमें बहुत कम सफलता मिली। 2014 में पहले फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज गेम से लेकर 2025 में सीक्रेट ऑफ द मिमिक तक उन्होंने हॉरर शैली में कदम रखा। सीक्रेट ऑफ द मिमिक व्यावसायिक रूप से सफल रहा और इसके प्रशंसकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। 2025 तक कॉथन ने मुख्य श्रृंखला में 8 गेम, 4 स्पिन ऑफ और अनगिनत प्रशंसक निर्मित सामग्री विकसित की हैं। गेम के अलावा कॉथन ने फ्रेंचाइजी के लिए कई कहानियां लिखीं, जिनमें उपन्यास और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फिल्म 2023 और इसके 2025 सीक्वल की पटकथा शामिल है, जिनका निर्माण भी उन्होंने ही किया था। कॉथन ने जून 2021 में अपने राजनीतिक चंदे के सार्वजनिक होने के बाद गेम डेवलपमेंट से काफी हद तक दूरी बना ली, जिसके कारण उन्हें डॉक्सिंग और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जीवन और करियर। स्कॉट ब्रैडन कॉथन का जन्म 4 जून 1978 को ह्यूस्टन, टेक्सास में लिंडा फ्रेडरिक और जोसेफ जो एच कॉथन 1949-2019 के घर हुआ था। उनकी एक बहन और एक भाई है। 1996-2014 प्रारंभिक कार्य। एक ईसाई, कॉथन ने गेम डेवलपमेंट में अपना करियर शुरू किया, स्व-वित्त पोषित ईसाई एडवेंचर गेम बनाकर। कॉथन का पहला पेशेवर गेम इफरमून कहलाता था। उन्होंने 1996 में ह्यूस्टन के आर्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाना सीखा और क्लिकेटीम फ्यूजन इंजन का उपयोग करके गेम विकसित करना स्वयं ही सीखा। होप एनिमेशन नामक ईसाई कलाकारों के एक समूह के सदस्य के रूप में कॉथन ने एनिमेटेड ईसाई फिल्में भी बनाईं। कॉथन की धार्मिक परियोजनाओं में द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस द वीडियो गेम 2011 और द डेसोलेट होप 2012 शामिल थीं। धार्मिक रूपक पर आधारित द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस द वीडियो गेम एक JRPG जैसा गेम है, जिसमें बीलजेब, अपोलोन, शेम और जायंट डेस्पेयर जैसे दुश्मन हैं। द डेसोलेट होप एक हाइब्रिड रोल प्लेइंग गेम है, जिसमें सक्रिय समय युद्ध, प्लेटफॉर्मिंग और टॉप डाउन सेक्शन हैं। एक अंधेरे, उदास और विकृत औद्योगिक परिदृश्य में स्थापित ये डिस्टोपियन कहानी एक रोबोटिक कॉफी पॉट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक भ्रूण को बचाना होता है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक नमूने के रूप में किया जा रहा है। रॉक पेपर शॉटगन ने गेम की कला शैली की प्रशंसा करते हुए इसे 90 के दशक की एक शानदार कलाकृति, हस्तनिर्मित और विचित्र के समान बताया। 17 को कॉथन ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की छठी मुख्य किस्त को रद्द करने की घोषणा की, जबकि 1 महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि छठा गेम विकास के अधीन है। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे श्रृंखला को छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं और भविष्य में FNAF वर्ल्ड शैली का एक स्पिन ऑफ गेम विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि 4 दिसंबर 2017 को फ्रेडी फाज़बियर पिज़्ज़ेरिया सिमुलेटर के रिलीज होने के साथ ही ये बात एक मजाक साबित हो गई। 28 जून 2018 को श्रृंखला की 7वीं मुख्य कड़ी अल्टीमेट कस्टम नाइट स्टीम पर मुफ्त में जारी की गई। इसमें फ्रेंचाइजी के 50 से अधिक पात्र शामिल हैं। स्टीम पर कॉथन के आगामी प्रोजेक्ट्स पोस्ट में उन्होंने बताया कि कंसोल पोर्ट के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स की घोषणा भी की गई है। स्टील वूल स्टूडियो द्वारा निर्मित खेल 2019 की शुरुआत में कॉथन ने घोषणा की कि उन्होंने वीडियो गेम स्टूडियो स्टील वूल स्टूडियोज के साथ साझेदारी की है, जिसके साथ वे फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के अतिरिक्त गेम विकसित करना चाहते थे और वे मुख्य रूप से कहानी, चरित्र डिजाइन और गेम प्ले के लिए जिम्मेदार होंगे। 28 मई 2019 को कॉथन ने PC और प्लेस्टेशन VR दोनों के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज हेल्प वांटेड जारी किया, जिसका पहले ही टीजर जारी किया जा चुका था। 23 अक्टूबर 2019 को
कर्स ऑफ ड्रेडबियर नामक एक डीएलसी अपडेट जारी किया गया। सितंबर 2019 में ऑगमेंटेड रियलिटी गेम के संबंध में एक टीजर और घोषणा ट्रेलर इल्यूमिक्स के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए थे। गेम का नाम फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज स्पेशल डिलीवरी बताया गया। इसे 25 नवंबर 2019 को iOS और एंड्रॉयड पर मुफ्त में रिलीज किया गया था। 8 अगस्त 2019 को पहले गेम की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर कॉथन ने अपनी वेबसाइट पर एक नई तस्वीर पोस्ट की, जिसमें श्रृंखला के 10वें भाग की झलक दिखाई गई थी। इसमें एक आधुनिक शॉपिंग मॉल दिखाया गया है, जिसमें लेजर टैग एरिना, आर्केड, एक बड़ा सिनेमाघर और फ्रेडी फेज़बियर पिज्जा रेस्टोरेंट शामिल हैं। मुख्य चौक पर 80 के दशक के फ्रेडी फेज़बियर, चिका और 2 नए एनिमेट्रॉनिक्स को उत्साहित भीड़ के लिए खेलते हुए देखा जा सकता है। 29 सितंबर 2019 को कॉथन की वेबसाइट को ग्लैमरोक फ्रेडी नामक किरदार वाले एक नए टीजर के साथ अपडेट किया गया और इसके बाद फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज हेल्प वांटेड के किरदार वैनी को एक परछाई के रूप में दिखाते हुए एक और टीजर जारी किया गया। 24 मार्च 2020 को एक बिल्कुल नए मगरमच्छ जैसे किरदार वाला एक और टीजर पोस्ट किया गया, जिसे बाद में मॉन्टगोमरी गेटर नाम दिया गया। 21 अप्रैल 2020 को फनको की आगामी उत्पादों की सूची से पात्रों के नाम लीक हो गए और गेम का शीर्षक फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज पिज्जा प्लेक्स के रूप में सामने आया। कुछ घंटों बाद 22 अप्रैल 2020 को स्कॉट कॉथन ने रेडिट के माध्यम से लीक की पुष्टि की और बताया कि ये शीर्षक आधिकारिक नहीं था और केवल फनको के लिए था। कॉथन ने घोषणा की कि गेम 2020 के अंत में रिलीज होने वाला था। 12 जून 2020 को एक और टीजर जारी किया गया, जिसमें गेम की खलनायिका एक अनाम महिला सुरक्षा गार्ड को दिखाया गया था। 7 अगस्त 2020 को वैनी का एक टीजर जारी किया गया। एक दिन बाद कॉथन ने रेडिट के माध्यम से ग्लैमरोक, चिका और रॉक्सैन वुल्फ पात्रों का खुलासा किया। 21 अगस्त 2020 को कॉथन ने प्रशंसकों द्वारा विकसित फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज गेम्स को उनके संबंधित श्रृंखला के पिछले संस्करणों के साथ मिलाकर प्रकाशित करने और वित्त पोषण में सहायता करने की अपनी योजना की घोषणा की। वे रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन विपणन और प्रकाशन सहायता के साथ साथ उचित लाइसेंसिंग में भी मदद करेंगे। जिन गेम्स को शामिल करने की घोषणा की गई थी वे थे वन नाइट एट फ्लम्टीज श्रृंखला, फाइव नाइट्स एट कैंडीज श्रृंखला, द जॉय ऑफ क्रिएशन इग्नाइटेड कलेक्शन, जिसमें मूल द जॉय ऑफ क्रिएशन, द जॉय ऑफ क्रिएशन रीबॉर्न और द जॉय ऑफ क्रिएशन स्टोरी मोड शामिल हैं। पॉपगोज एवरग्रीन, जिसमें प्रस्तावना गेम पॉपगोज आर्केड शामिल है, और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज प्लस, जो मूल गेम का एक नया रूप है। कॉथन ने कहा कि ये गेम्स संभवतः मोबाइल और कंसोल पर आएंगे और इनके लिए मर्चेंडाइज भी बनाया जा सकता है। इस पहल के तहत जारी किया गया पहला गेम वन नाइट एट फ्लम्टीज का एंड्रॉयड संस्करण था, जो 31 अक्टूबर और 18 नवंबर 2020 को iOS के लिए जारी किया गया था। दूसरा गेम इसका सीक्वल वन नाइट एट फ्लम्टीज 2 था, जो 20 जनवरी 2021 को एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया गया था। इसके बाद वन नाइट एट फ्लम्टीज 3 पीसी और मोबाइल उपकरणों के लिए 31 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया और कंसोल के लिए बाद में जारी किया जाएगा। 16 सितंबर 2020 को प्लेस्टेशन 5 शोकेस के दौरान ये खुलासा हुआ कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिक्योरिटी ब्रीच प्लेस्टेशन 5 पर आएगा, जिसमें रियल टाइम रे ट्रेसिंग और फ्री रोम गेम प्ले की सुविधा होगी। इसका प्रारंभिक रिलीज प्लेस्टेशन 5, प्लेस्टेशन 4 और पीसी पर हुआ। अन्य प्लेटफॉर्म 3 महीने बाद आए। दिसंबर 2020 में कॉथन ने घोषणा की कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिक्योरिटी ब्रीच को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, ये कहते हुए कि गेम का दायरा इतना बड़ा था कि इसे 2020 के अंत तक पूरा करना संभव नहीं था। 2021 गेम डेवलपमेंट से सेवानिवृत्ति। 16 जून 2021 को एक विवाद के बाद, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कॉथन ने रिपब्लिकन पार्टी के राजनेताओं को धनदान किया था, कॉथन ने अपनी वेबसाइट पर एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक गेम विकास से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की और अपने अनुयायियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के लिए सेवानिवृत्त होना चाहते हैं।
उनका इरादा एक उत्तराधिकारी नियुक्त करने का था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फ्रेंचाइजी जारी रहे, जबकि वे स्वयं इसके विकास में कम भूमिका निभाते रहेंगे। 2025 तक कॉथन के पास फ्रेंचाइजी पर व्यापक रचनात्मक नियंत्रण और इसके अनन्य अधिकार हैं। 18 अक्टूबर 2023 को कॉथन ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपना पहला वीडियो गेम फ्रेडी इन स्पेस 3 चिका इन स्पेस जारी किया, जिसे फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फिल्म के लिए एक कथित टाई इन गेम के रूप में जारी किया गया था। अन्य गतिविधियों उपन्यास। मई 2013 में कॉथन ने माइकल पार्सिन्स उपनाम से अपनी पहली साहित्यिक कृति द टीयरिंग प्रकाशित की। दिसंबर 2015 में कॉथन ने अपने पहले उपन्यास फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज द अनटोल्ड स्टोरी, जिसका नाम बाद में फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज द सिल्वर आइज रखा गया, के टीजर जारी किए। ये पुस्तक 17 दिसंबर 2015 को अमेज़न पर ई बुक के रूप में जारी की गई थी। इसका पेपरबैक संस्करण भी उपलब्ध है। कॉथन के अनुसार अमेज़न की गलती के कारण पुस्तक निर्धारित रिलीज तिथि से पहले जारी की गई थी। 24 जून 2016 को कॉथन ने घोषणा की कि उन्होंने स्कोलास्टिक कॉरपोरेशन के साथ 3 पुस्तकों का सौदा किया है और पहली पुस्तक द सिल्वर आइज उसी वर्ष अक्टूबर में पेपरबैक में पुनः प्रकाशित की जाएगी, जबकि दूसरी और तीसरी पुस्तकें क्रमशः 2017 और 2018 में जारी की जाएंगी। 27 जून 2017 को कॉथन का दूसरा उपन्यास फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज द ट्विस्टेड वंस रिलीज हुआ। ये द सिल्वर आइज का सीक्वल था और इसकी कहानी मुख्य किरदार चार्ली के इर्द गिर्द घूमती है, जो द सिल्वर आइज की घटनाओं से उबरने की कोशिश करते समय अपने पिता की डरावनी रचनाओं की दुनिया में वापस खिंची चली जाती है। 29 अगस्त 2017 को कॉथन ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की पहली आधिकारिक गाइड बुक द फ्रेडी फाइल्स रिलीज की। इसमें किरदारों की प्रोफाइल, ईस्टर एग्स, गेम खेलने के लिए सलाह और फ्रेंचाइजी से उत्पन्न सिद्धांत शामिल हैं। 26 दिसंबर 2017 को कॉथन ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के लिए सर्वाइवल लॉगबुक नामक दूसरी गाइडबुक जारी की। पिछली पुस्तकों के विपरीत सर्वाइवल लॉगबुक का कोई अमेज़न किंडल संस्करण सूचीबद्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसमें ऐसे पृष्ठ हैं जो केवल डिवाइस से पढ़ने के बजाय हाथ से लिखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एक सामान्य बच्चों की गतिविधि पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत इस पुस्तक में कई गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें शब्द खोज, ग्रिड ड्राइंग और रिक्त स्थान भरना शामिल हैं। हालांकि इन सभी में गेम की कहानी से जुड़े रहस्य छिपे पाए गए। 26 जून 2018 को फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज पुस्तक श्रृंखला का तीसरा उपन्यास फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज द फोर्थ क्लॉजेट अमेज़न पर सामने आया और उसी दिन रिलीज होने वाला था। 26 दिसंबर 2019 को 11 पुस्तकों की श्रृंखला की पहली पुस्तक फैज़बियर फ्राइट्स नंबर 1 इनटू द पिट अमेज़न पर किंडल और पेपरबैक प्रारूपों में रिलीज हुई। अगली 10 पुस्तकों की रिलीज तिथियां और शीर्षक भी समय के साथ घोषित किए गए। फिल्म रूपांतरण। मुख्य लेख फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फिल्म और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 फिल्म। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने अप्रैल 2015 में घोषणा की कि उसने श्रृंखला को फिल्म में रूपांतरित करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। रॉय ली, डेविड कैटजेनबर्ग और सेठ ग्राहम स्मिथ निर्माता बनने वाले थे। ग्राहम स्मिथ ने कहा कि वे कॉथन के साथ मिलकर एक पागलपन भरी, डरावनी और विचित्र रूप से मनमोहक फिल्म बनाएंगे। जुलाई 2015 में गिल कैनन ने फिल्म के निर्देशन और टाइलर बर्टन स्मिथ के साथ सह-लेखन के लिए अनुबंध किया। जनवरी 2017 में कॉथन ने कहा कि पूरे फिल्म उद्योग में समस्याओं के कारण फिल्म को कई देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ा और ये फिर से शुरुआत से बन गई, लेकिन उन्होंने वादा किया कि इस बार मैं फिल्म से पहले दिन से ही जुड़ा रहूंगा और ये मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि ये फिल्म ऐसी हो जिसे देखकर प्रशंसक उत्साहित हों। मार्च 2017 में कॉथन ने ट्विटर पर ब्लमहाउस प्रोडक्शंस में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिससे संकेत मिला कि फिल्म की निर्माण कंपनी बदल गई है। मई 2017 में निर्माता जेसन ब्लम ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि वे उत्साहित हैं और फिल्म के रूपांतरण पर कॉथन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जून 2017 में गिल कैनन ने कहा कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के रुख में बदलाव के बाद वे अब फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज फिल्म का निर्देशन नहीं कर रहे हैं। 13 फरवरी 2018 को
ब्लमहाउस प्रोडक्शंस ने ट्विटर पर खुलासा किया कि क्रिस कोलंबस फिल्म के निर्देशक के रूप में काम करेंगे। साथ ही ब्लम और कॉथन के साथ इसका निर्माण भी करेंगे। अगस्त 2018 में कॉथन ने स्टीम फोरम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म पहले गेम पर आधारित होगी और यदि दूसरी और तीसरी फिल्में बनती हैं तो वे क्रमशः दूसरे और तीसरे गेम पर आधारित होंगी। उसी महीने बाद में ब्लम ने ट्वीट किया कि फिल्म की रिलीज 2020 में तय की गई थी। नवंबर 2018 में कॉथन ने घोषणा की कि फिल्म की पटकथा रद्द कर दी गई है और इसमें और देरी होगी। ब्लम ने सितंबर 2021 में खुलासा किया कि फिल्म की पटकथा में अभी भी कुछ समस्याएं थीं और कोलंबस अब निर्देशक के रूप में इस परियोजना से जुड़े नहीं थे। अक्टूबर 2022 में एम्मा टैमी को कॉथन और सेठ कडेडेबैक के साथ सहलेखन के अलावा फिल्म का निर्देशन करने की घोषणा की गई। फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई। आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और $296 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2025 में ये खुलासा हुआ कि इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है। पिछली फिल्म की तरह इसकी पटकथा भी कॉथन ने ही लिखी थी। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई, जिसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। सार्वजनिक छवि। नवंबर 2019 में कॉथन ने घोषणा की कि वो सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल के लिए एक फंड रेजिंग इवेंट के लिए विशेष रूप से एक गेम बनाएंगे, जिसकी मेजबानी यूट्यूबर मैट पैट करेंगे। मैट पैट इस गेम को अपने साथी यूट्यूबर डॉको और मार्की प्लेयर के साथ लाइव स्ट्रीम पर खेलेंगे। गेम फ्रेडी इन स्पेस 2 3 दिसंबर को गेम जोल्ट पर रिलीज हुआ और इसमें जगह जगह डॉलर की रकम छिपी हुई थी, जिससे ये तय होता था कि कॉथन लाइव स्ट्रीम के बाद कितना दान करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कुल $500,000 खोजने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि ये मुश्किल है और उन्हें संदेह है कि वे पूरी रकम खोज पाएंगे, क्योंकि उनके प्लेटेस्टर को गेम पूरा करने में 5 घंटे लगे थे। मूल रूप से लाइव स्ट्रीम में गेम को दिखाने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित था। हालांकि मार्की प्लेयर ने लाइव स्ट्रीम समाप्त होने के बाद भी खेलना जारी रखा और अंत में छिपे हुए $100,000 खोजने में कामयाब रहे, जिससे कुल दान राशि $451,200 हो गई। कॉथन ने सेंट जूड्स को पूरे $500,000 दान कर दिए। 9 मार्च 2024 को कॉथन मैटपैट की अंतिम थियरी शीर्षक वाले द गेम थियरिस्ट्स के एक एपिसोड में दिखाई दिए, जो मैटपैट का 9 जनवरी को यूट्यूब से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा के बाद मेजबान के रूप में अंतिम एपिसोड था। ये कॉथन की पहली सार्वजनिक वीडियो उपस्थिति थी। राजनीति। जून 2021 में कॉथन ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए जब उनके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राजनीतिक चंदे वेबसाइट पर साझा किए गए। तत्कालीन डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि तुलसी गैबार्ड को दिए गए एक चंदे और इंडियाना हाउस के पूर्व स्पीकर जॉन आर ग्रेग, जो कि एक डेमोक्रेट भी थे, को दिए गए एक चंदे को छोड़कर कॉथन के सभी चंदे रिपब्लिकन राजनेताओं को थे, जिनमें मिच मैककॉनल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल थे। उन्होंने रेडिट पर रिपब्लिकन पार्टी के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए खुद को गर्भपात विरोधी बताया। उन्होंने दावा किया कि उनके चंदे सार्वजनिक होने के बाद उनकी निजी जानकारी लीक कर दी गई और उन्हें हिंसा और घर में घुसपैठ की धमकियां मिली। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं। कुछ लोगों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कुछ दिनों बाद कॉथन ने पेशेवर गेम डेवलपमेंट से हटने और फ्रेंचाइजी का रचनात्मक नियंत्रण किसी और को सौंपने की अपनी मंशा की घोषणा की। निजी जीवन। कॉथन अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ सेलाडो, टेक्सास में रहते हैं। उनके बेटों में से एक ब्रैडन कॉथन एक लेखक हैं। जोशुआ रयान हचरसन, जन्म 12 अक्टूबर 1992, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें 4 टीन चॉइस अवार्ड, 4 यंग आर्टिस्ट अवार्ड और 3 MTV मूवी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। साथ ही उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया है। हचरसन ने 2000 के दशक की शुरुआत में अभिनय करना शुरू किया और कई विज्ञापनों और छोटी फिल्म और टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई दिए। किशोरावस्था में ही उन्हें लिटिल मैनहट्टन और ज़थुरा अ स्पेस एडवेंचर दोनों 2005, आरवी 2006, ब्रिज टू टेराबिथिया 2007, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 2008 और द किड्स आर ऑल राइट 2010
जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं से प्रसिद्धि मिली। 2011 में 18 वर्षीय हचरसन को उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म श्रृंखला द हंगर गेम्स में पीटा मेलार्क की मुख्य भूमिका मिली, जो 2012 से 2015 के बीच सालाना रिलीज हुई, जिसके लिए उन्होंने 3 एमटीवी मूवी अवार्ड्स और एक पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। इसी अवधि में उन्होंने जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड 2012 में भी मुख्य भूमिका निभाई और एनिमेटेड फिल्म एपिक 2013 में अपनी आवाज दी। हचरसन ने हंगर गेम्स के बाद अपना कार्यभार कम कर दिया और कई स्वतंत्र फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन श्रृंखला फ्यूचर मैन 2017-2020 और अल्ट्रामैन 2019-2023 में भी अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल हॉरर फिल्मों फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2023 और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 2025 और एक्शन फिल्म द बीकीपर 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई है। उन्होंने डिटेंशन 2011, द फोर्जर 2012 और एस्कोबार पैराडाइज लॉस्ट 2015 के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। साथ ही प्रत्येक फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन। जोशुआ रयान हचरसन का जन्म 12 अक्टूबर 1992 को यूनियन केंटकी में हुआ था। वो मिशेल नी फाइट मास्टर के बड़े बेटे हैं, जो डेल्टा एयरलाइंस की पूर्व कर्मचारी हैं और अब जोश के करियर में सहायता करती हैं, और क्रिस हचरसन, जो संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के विश्लेषक हैं। उनके माता पिता, जिनका जन्म और पालन पोषण भी केंटकी में हुआ था, ड्राई रिज के हाई स्कूल में मिले थे। उनका एक छोटा भाई है, कॉनर, जन्म 1996। अपने माता पिता की इस पेशे को लेकर चिंताओं के बावजूद हचरसन की अभिनय में रुचि बचपन से ही विकसित हो गई थी। स्वयं अभिनेता के अनुसार उन्हें 4 साल की उम्र से ही मनोरंजन उद्योग से प्यार था। उनके पिता ने बताया कि उनका बेटा बहुत छोटी उम्र से ही लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक रहता था, क्योंकि उसका व्यक्तित्व लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। उनकी मां ने कहा कि वो हमें अभिनेता बनने के लिए बहुत परेशान करता था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि ये एक ऐसा दौर है जिससे वो गुजर रहा है और समय के साथ बाहर निकल जाएगा। 8 साल की उम्र में हचरसन ने येलो पेजेस में एक एक्टिंग एजेंसी से संपर्क किया। जनवरी 2002 में वो और उनकी मां एक्टिंग कोच बॉब ल्यूक से मिले, जो उनसे मिलने के लिए न्यूयॉर्क शहर से केंटकी आए थे। ल्यूक ने उन्हें लॉस एंजलिस जाने और टीवी पायलटों के लिए हचरसन का ऑडिशन शुरू करने की सलाह दी। उस समय उनका एकमात्र अभिनय अनुभव क्रोगर के एक टेलीविजन विज्ञापन और एक वेकेशन बाइबल स्कूल प्रशिक्षण फिल्म में था। 3 साल तक हचरसन और उनकी मां लॉस एंजलिस के ओकवुड अपार्टमेंट में रहे, जो एक आवासीय समुदाय है जो युवा बाल कलाकारों और उनके परिवारों को आवास प्रदान करता है। हचरसन का अधिकांश बचपन कक्षा में नहीं बल्कि फिल्म सेटों पर बीता। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत तक यूनियन के न्यू हेवन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां से घर पर ही शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। बाद में वे एक सेमेस्टर के लिए राइले हाई स्कूल में पढ़ने के लिए केंटकी लौट आए। हचरसन हाई स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलते थे और तब से ही खेलों के शौकीन रहे हैं। साथ ही उन्हें फुटबॉल और टेनिस का भी शौक रहा है। 13 साल की उम्र में उन्होंने ट्रायथलॉन में भाग लिया। बाद में उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के अनुभवों के बारे में कहा, मुझे पता है कि ये ऐसी चीज है जिससे बच्चों को हर दिन निपटना पड़ता है, लेकिन हर दिन एक ही समय पर उठना और शिक्षकों को उन चीजों के बारे में बात करते हुए सुनना जो मैं खुद बहुत आसानी से सीख सकता था, मुझे इससे नफरत थी। आजीविका। 2002-2004 प्रारंभिक भूमिकाएं। 2002 में हॉलीवुड जाने के बाद हचरसन कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए। उन्हें 2002 में हाउस ब्लेंड के पायलट एपिसोड में निकी हार्पर के रूप में अपनी पहली प्रमुख अभिनय भूमिका मिली, जिसके बाद उन्होंने ईआर के एक एपिसोड और बिकमिंग ग्लेन के पायलट एपिसोड में छोटी भूमिकाएं निभाईं। अगले वर्ष उन्होंने एनिमल प्लैनेट पर प्रसारित टेलीविजन फिल्म मिरेकल डॉग्स में चार्ली लोगान की मुख्य भूमिका निभाई। उसी वर्ष बाद में उन्होंने टेलीविजन फिल्म वाइल्डर डेज में पीटर फाल्क और टिम डेली के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने फाल्क के पोते की भूमिका निभाई, जो उनके साथ एक तूफानी सड़क यात्रा पर जाता है। डेली युवा हचरसन से प्रभावित हुए और उन्होंने टिप्पणी की
वो एक असाधारण बच्चा है, वो वास्तव में एक अच्छा अभिनेता है और वो बहुत बुद्धिमान और आत्मविश्वासी है। हचरसन की अगली भूमिका रॉबिन के रूप में सजे एक लड़के की थी, जो उनकी पहली फीचर फिल्म अमेरिकन स्प्लेंडर में दिखाई दी, जिसे काफी सराहा गया था और जिसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता था। 2004 की फंतासी फिल्म द पोलर एक्सप्रेस में उनके किरदार युवा हीरो बॉय को उनके चेहरे के भावों और शारीरिक गतिविधियों के मोशन कैप्चर द्वारा बनाया गया था। फिल्म में टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त की थी। एनिमेटेड फंतासी फिल्म हाउल्स मूविंग कैसल में उन्होंने मार्कल के किरदार को आवाज दी, जिसमें उन्होंने दो अन्य मुख्य किरदारों क्रिश्चियन बेल और बिली क्रिस्टल के साथ काम किया। फिल्म के लिए उनके सभी संवाद लगभग 8 लगातार घंटों में रिकॉर्ड किए गए थे। 2005-2012 बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्धि, कैजुअल कपड़ों में जोश हचरसन तस्वीर के लिए मुस्कुराते हुए। 2009 में सर्क डू फ्रीक के प्रीमियर में हचरसन। 2005 में हचरसन ने हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हुए कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने कॉमेडी फिल्म किकिंग एंड स्क्रीमिंग में बकी वेस्टन की छोटी भूमिका निभाई। 2005 की फिल्म लिटिल मैनहट्टन में उन्होंने अपने छोटे भाई कॉनर के साथ मुख्य भूमिका निभाई। बीबीसी की स्टेला पापामाइकल ने उनके अभिनय की सराहना करते हुए कहा कि हचरसन का अभिनय सटीक है, जो आत्म-व्यंग्य हास्य की उनकी गहरी समझ को दर्शाता है, जिससे वुडी एलन भी थोड़ा कमतर महसूस करेंगे। लेकिन वैरायटी के स्तंभकार ब्रायन लोरी ने महसूस किया कि हचरसन किताब में तो प्यारे लग सकते थे, लेकिन लिनस की आवाज के बावजूद भाषा और लहजा स्वाभाविक नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने जॉन फेवरेउ की फिल्म ज़थुरा अ स्पेस एडवेंचर में मुख्य भूमिका निभाई, जिसकी शूटिंग में उन्हें कई स्पेशल इफेक्ट्स और स्टंट्स शामिल होने के कारण बहुत मजा आया। हचरसन को फिल्म के लिए मुख्य युवा अभिनेता द्वारा फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला। हचरसन की अगली उपस्थिति 2006 की शुरुआत में कॉमेडी फिल्म आरवी में थी, जिसमें उन्होंने रॉबिन विलियम्स के किरदार बॉब मुनरो के बेटे की भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि फिल्म निर्माण के दौरान उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वे विलियम्स के चुटकुलों और हरकतों पर लगातार हंस रहे थे। फिल्म को आलोचकों से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। वैरायटी ने कहा कि फिल्म स्पष्ट रूप से अनुमानित और कम हंसी से ग्रस्त थी। उन्हें इस भूमिका के लिए अपने दूसरे यंग आर्टिस्ट अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए, लेकिन हूट में लोगन लेरमन से हार गए। हचरसन के बाल कलाकार के रूप में करियर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 2007 में आई, जब उन्होंने फैंटेसी ड्रामा ब्रिज टू टेराबिथिया में जेसी एरन्स का किरदार निभाया। फिल्म की शूटिंग न्यूजीलैंड में 3.5 महीने तक चली। हचरसन ने फिल्म की शूटिंग के बारे में कहा, "ये एक अद्भुत अनुभव था। इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। हर जगह समुद्र तट और तरह तरह के जंगल थे। हमने छोटी छोटी रोड ट्रिप की और खूब मस्ती की।" उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म में चुने जाने से पहले उन्होंने वो उपन्यास नहीं पढ़ा था जिस पर यह फिल्म आधारित है। लेखिका एन सी पाइटा ने जेसी एरन्स के उनके किरदार का वर्णन 4 बहनों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार और चित्रकारी की अद्भुत प्रतिभा वाले एक अंतर्मुखी लड़के के रूप में किया है, जिसका जीवन तब बदल जाता है जब लेस्ली बर्क अन्ना सोफिया रॉब आती है, जिसके साथ वो एक काल्पनिक आदर्शवादी दुनिया बनाता है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एनी हॉर्नाडे ने उनकी कास्टिंग को एकदम सही पाया और उनके द्वारा अपने किरदार के संवेदनशील कलात्मक स्वभाव को चित्रित करने के तरीके की प्रशंसा की, जबकि शिकागो सन टाइम्स की मिरियम डी नुन्जियो ने हचरसन और रॉब के बीच की केमिस्ट्री को नोट करते हुए उन्हें एक गतिशील जोड़ी बताया। इस फिल्म के लिए उन्हें मुख्य युवा अभिनेता द्वारा फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दूसरा यंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला। हचरसन की अगली भूमिका फायर हाउस डॉग 2007 में थी, जिसमें उन्होंने शेन फेहे की भूमिका निभाई, जो एक अग्निशामक का बेटा है और एक कुत्ते से दोस्ती करता है। उन्होंने अपने सह कलाकार के रूप में भूमिका निभाने वाले 4 अलग अलग कुत्तों के साथ काम करने और उनके साथ जुड़ाव महसूस करने में अपनी खुशी व्यक्त की है। फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली, हालांकि आलोचक हचरसन के पक्ष में थे। तो दोस्तों पिछले पार्ट के बारे में बात कर ले, जो पार्ट 2 आया था वो लगभग $36 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था
और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 250 मिलियन के तकरीबन गया था। तो सुपर डुपर हिट ये फ्रेंचाइजी रही है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो इसका आ रहा है वो भी एक तरह से हिट रहेगा। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।